हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग सभी टॉपिक को कवर करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से जो प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों की भाषा में, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कोई बच्चा सीख रहा है, अलग अलग पृष्ठभूमियों से आया है, तो उसको संबोधित करना है, बच्चे को समझाना है, तो किस प्रकार बच्चे को शिक्षक समझाएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मानकीकृत जो शब्द है ये गलत है, तो ये इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, नेगेटिव होता है। बी वाला कह रहा है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। देखिए, नकारात्मक कोई भी कथन आप कहेंगे जिसमें नकारात्मक प्रभाव डालेगा बच्चों के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक ना। सी कह रहा है, विविध संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। मान लीजिए कोई मुद्दा है जो बच्चों से संबंधित है, बच्चे को अधिगम करता होते हैं, उसको कुछ नहीं आ रहा है, तो उस पर अगर बातचीत करना है तो क्या उसको टालना चाहिए? ये भी गलत है, टालना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर टालना लिख दिया है, गलत हो गया। सीख रहा है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। कहने का मतलब यह है, विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को शामिल करने के लिए शिक्षक को अलग अलग संदर्भों से और संस्कृति से, पृष्ठभूमियों से, ठीक ना, पृष्ठभूमियों से उदाहरण देने चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, उससे जुड़ाव महसूस करे और अधिगम उसका अच्छा हो जाए। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। मान लीजिए कोई बच्चे में समस्या है, तो उसका समाधान किस प्रकार हम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। बी कह रहा है, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। सी कह रहा है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। और डी कह रहा है, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। देखिए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक है। समरूपों का मतलब क्या होता है? तो देखिए, समरूपों का उपयोग करके बच्चे में किसी नई समस्या को, उसकी जो है पुरानी जो समस्या है उसको ज्ञात करके, उसको जोड़ करके सोचना सिखाना चाहिए। ठीक ना, जिससे बच्चा का क्या हो, समस्या समाधान आसान हो जाए। ठीक ना। तो ये बात तो ठीक है, नए समरूपों को जोड़ दीजिए। और ये डर की भावना तो बिल्कुल गलत, ये जोड़ नहीं दे सकते किसी पर। ठीक ना। मान लीजिए कोई बच्चा गणित सीखना चाह रहा है, उसको हिंदी पर जोड़ देंगे तो सीखेगा नहीं, सीख पाएगा ना। और यहाँ पर अटल प्रक्रिया, बस अटल रहिए कि यही करना ही है। बच्चा मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहता है, आप अटल है कि इंजीनियर बनना है, तो क्या वो इंजीनियर बन पाएगा? उसका जो रुचि है तो डॉक्टर में है। ठीक ना। तो इसलिए अटल प्रक्रिया पर एकदम नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। कराए, क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, अधिगम सीखने में क्या कर रहा है, कठिनाई से जूझ रहा है,
तो उसको संबोधित करना है, उसको बताना है, तो उसमें क्या नहीं करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ये तो करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाएंगे। बच्चा मान लीजिए कि बहुत कमज़ोर है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से योजना बनाएंगे कि इस प्रकार सिखाएंगे तो बच्चे सीख लेंगे। ठीक ना, तो ये तो ठीक है। दूसरा कह रहा है बी वाला, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। यहाँ पर जटिल तो पहले ही नहीं देंगे। जटिल की बात जब आ गई तो जटिल इसलिए नहीं देंगे कि जटिल देंगे तो पहले तो बच्चा खुद ही नहीं सीख पा रहा है, उसको कमज़ोर है सीखने में, तो उसको पहले जटिल दे देंगे तो कैसे सीखेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है दृश्य सरल सामग्री का इस्तेमाल। ये ठीक है। देखिए क्या है, बच्चे में दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब देख करके और बोल करके सुना करके बच्चे को सिखाना चाहिए। और चौथा डी वाला है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक ना, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी ठीक है। तो लेकिन ये जो जटिल संरचना है इससे शिक्षक को बचना चाहिए, तो ऑप्शन ये गलत है। ठीक ना, तो ऑप्शन का राय नहीं, तो निगेटिव प्रश्न पूछ रहा है तो नेगेटिव आंसर भी होगा। ठीक ना, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी जो होता है इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अति सक्रियता, बी का रहा है असतर्कता, सी का रहा है कम परिज्ञानता, बोधगम्यता और अपसारी चिंतन। तो देखिए जो क्रिएटिविटी बच्चा रहेगा जिसमें वो अपसारी चिंतन का अर्थ किसी एक समस्या के कई अलग अलग और नए समाधान खोजता है, जिसको हम क्या कहते हैं सृजनात्मकता या सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण मानते हैं। ठीक ना, अपसारी चिंतन बहुत जरूरी। अपसारी चिंतन मतलब नई समस्या को समाधान खोजना। वो बच्चा क्या करता है, नई नई समस्या का समाधान खोजता है। ठीक ना, स्कूल में अगर नहीं पढ़ाया जाता तो उसको बोरिंग लगता है। ठीक ना, तो इसलिए नई समस्या का समाधान खोजने के लिए सृजनात्मक बच्चा कब होगा, अपसारी चिंतन में ही होगा। अपसारी चिंतन में नई नई समस्या खोजता है, कई तरह से खोजता है। ठीक ना, आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। देखिए कह रहा है कि सबसे प्रभावशाली माध्यम, मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, सीधे अवलोकन करेंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक ना, दूसरा कह रहा है अनुकरण या नकल और दोहराना। नकल शब्द निगेटिव होता है, अनुकरण का मतलब ही नकल होता है। ठीक ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, याद जो शब्द है यह नेगेटिव होता है, तो ये भी कट जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये बात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या होता है, अवधारणाओं के संकल्पना मतलब अवधारणा कंसेप्ट के बीच संबंध ढूंढने से बच्चों का मौलिक चिंतन विकसित होता है, जिससे क्या होता है बच्चा अर्थपूर्ण और अस्थायी अधिगम कर सकता है। ठीक ना, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। ठीक ना, तो जो कह रहा है कि ज़्यादा त्रुटियां जो बच्चा करता है दूसरे छात्रों से अलग
कर सकती है, बिल्कुल गलत है। बी कह रहा है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, नहीं, त्रुटियां और केवल शब्द, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है इसके आधार पर वह दंड दंड की जो बात आ जाएगी, दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, ये बिल्कुल गलत। मान लीजिए बच्चा त्रुटियां कर रहा है, विश्लेषण अगर करना है तो उसमें क्या उसको दंड देंगे? अध्यापिका दंड नहीं दे सकती है, शिक्षक का कार्य नहीं होता है। और चौथा कह रहा है डी वाला, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, जो त्रुटियों का जो संबंध है या समझ जो होगी वो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होगी, ठीक ना। मान लीजिए बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उससे क्या होगा कि बच्चा सीखे, जब त्रुटि करेगा तो शिक्षिका क्या करेगी, वो समझेगी कि वह कहाँ त्रुटि कर रहा है, तो उसको वहाँ पर जहाँ त्रुटि कर रहा है बच्चा वहाँ पर उसको सिखाने का कार्य करेगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। देखिए बहुत ज़्यादा काम दे देंगे बच्चों को तभी भी नहीं बच्चा सीख पाएगा, उब जाएगा। उसकी क्षमता के अनुसार कार्य देना है, ठीक ना। बी वाला करा यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। याद करना जो शब्द है निगेटिव होता है, समझना चाहिए, समझाना है, यहाँ पर याद करने वाली बात नहीं है, ठीक है। बच्चे को दंड तो बिल्कुल गलत है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर ध्यान देने से बच्चे केवल अंक के लिए नहीं बल्कि वह विषय वस्तु को गहराई से समझने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 8 देखेंगे। अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है शर्मिंदगी डॉट 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 बच्चों की अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। देखिए जब बच्चा शर्माएगा तो वह अधिगम कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा ना। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है, कोई आ जाता है रिश्तेदार और वह बच्चे को आ रहा है, फिर भी वह क्या कर रहा है, अगर हम करें बेटा समझ बताओ यह, तो वह शर्मा रहा है, नहीं बता रहा है, तो कहाँ अधिगम कर पा रहा है, तो इसलिए प्रभावशाली नहीं होता है। दूसरा करा है के भाव को अध्यापन प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी बार बार पैदा तो एकदम नहीं करना चाहिए, जिससे अगर शर्मिंदगी बार बार करेंगे तो सीख नहीं पाएगा बच्चा, ठीक ना। अगला देखेंगे का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और डी का रहा है का संज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो ठीक है, शर्मिंदगी जब होगी तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए आत्मविश्वास पर नकारात्मक पर जब प्रभाव पड़ेगा तो अधिगम क्या होगा, बाधित होगा, ठीक ना। सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर होगी जब बच्चा शर्मिंदगी महसूस करेगा तब। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दूसरा कराए बी वाला बच्चे अर्थपूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। देखिए सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर नहीं रहेंगे, ठीक ना, संरचनात्मक विचार में, ठीक ना, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सी कह रहा है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। भाई बच्चों की ही तो कुल भूमिका होती है अधिगम में, सीखने सिखाने में। और डी कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहते हैं, ये देखिए बिल्कुल गलत है। पूर्ण रूप से अगर बच्चे संरचनात्मक विचार पर सिर्फ किस पर, शिक्षक पर, वयस्क पर निर्भर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे सीख नहीं पाएंगे, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 10 देखेंगे।
प्रश्न नंबर 10 है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारा उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कह रहा है कि अधिगम के लिए कौन सी धारा उपयुक्त है। अगर प्रयास करेंगे तो सीख तो मिलेगी, बार बार प्रयास करेंगे तो सीखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कोई फर्क नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक ना। दूसरा कह रहा है असफलता अनियंत्रित है। नहीं, असफलता को नियंत्रित कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ आ नहीं रहा है तो बार बार अगर उसको पढ़ेंगे सीखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ठीक ना, तो वह नियंत्रित कर सकते हैं। और सी वाला योग सुसाध्य है। योग्यता क्या है, सुसाध्य। सुसाध्य नहीं होता है, ठीक ना, सुसाध्य ना, हाँ, योग्यता क्या होती है, सुसाध्य होती है, ठीक ना। और योग्यता सुसाध्य का मतलब होता है कि वह मेहनत करके अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक ना, ये बात करने का मतलब है। और अटल, अटल तो बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनाओं या संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करके या करने में सहायक है। कर है कौन सी परिपाटी है जो विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बारंबार परीक्षाएं, बार बार परीक्षा कराएंगे तो बच्चा सीख थोड़ी नहीं पाएंगे, उसमें संकल्पना की बातें नहीं है। अन्वेषण और संवाद, ये बात बिल्कुल सही है। अन्वेषण और संवाद, अन्वेषण और संवाद का मतलब होता है कि एक दूसरे से विचार साझा करना और उससे क्या है उसकी अवधारणा को स्पष्ट समझना, और उससे क्या होता है बच्चे की अवधारणा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक ना। प्रतिस्पर्धा बिल्कुल गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, एक पाठ पुस्तक नहीं होना चाहिए, ठीक ना, ये बाल केंद्रित होना चाहिए, तो इसलिए भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखेंगे। देखिए 12 कह रहा है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। बी कह रहा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। सी वाला कह रहा है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। और डी कह रहा है वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो देखिए सीखने में बच्चों को कठिनाई कहाँ होगी, अगर बच्चा आंतरिक प्रेरित रहेगा तो नहीं होगी कठिनाई, ठीक ना। और अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तो भी नहीं होगी। बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाएगा तो भी नहीं, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में अगर प्रस्तुत किया जाएगा सूचना तो बच्चा को कठिनाई होगी, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब है जब जानकारी को असंबद्ध तरीके से अलग अलग टुकड़ों में पेश किया जाएगा तो बच्चा उसका सही संदर्भ नहीं समझ पाएगा और उसको कठिनाई होनी ही होनी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 12 हो गया, 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखने से पहले आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रही है पढ़ने में, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ठीक है। बी वाला कर है कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। देखिए उत्तेजना अगर नहीं रहेगी तो अधिगम बच्चा तो सीख नहीं पाएगा, तो इसलिए गलत हो गया। सी वाला कर है उच्च उत्तेजना उच्च भय, भय भी हो, उत्तेजना तो ठीक है लेकिन भय जब होगी तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। निम्न उत्तेजना होगी तो भी नहीं। तो संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं, कोई डर नहीं होनी चाहिए बच्चे के अंदर, ठीक ना, भय मुक्त होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 14। प्रश्न नंबर 14 है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। बिल्कुल गलत है, कर सकते हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर। कराए प्रतिरोपित किया जा सकता है।
ठीक ना। तो आनुवंशिकता पर या तो सिर्फ एक चीज़ पर नहीं कर सकते, तो इसलिए गलत है। यहाँ पर ना लिख दिया है ना, अगर आनुवंशिकता और पर्यावरण पर रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर ना है तो इसलिए गलत हो गया। बी वाला कह रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर आ गया आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक ना, ये दोनों जहाँ पर आनुवंशिकता आएगा वहाँ पर्यावरण जरूर आएगा, तो इससे ये हो जाएगा कि बच्चा का आनुवंशिकी स्थिति के हिसाब से और वहाँ की पर्यावरण के हिसाब से बच्चा सीखेगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एक केवल शब्द है तो नेगेटिव दोनों में हो जाएगा। ठीक ना, आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति करती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार या लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। मान लीजिए क्या है, सायना जो है एक कार्य कर रही है। ठीक ना, उस कार्य के दौरान वो सायना क्या कर रही है, स्वयं से बात कर रही है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार ये कौन सा भाषा चिंतन है। तो देखिए आत्म केंद्रिता, मनोविकार, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता और स्वयं नियमन। तो वह इसका मतलब है लेव वाइगोस्की के अनुसार यह जो है स्वयं नियमन हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वयं नियमन कर रही है। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों की जरूरतें एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जो विद्यार्थियों की जरूरत और आवश्यकताओं की पहचान करना यह मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। उच्च अंक वाली बात तो बिल्कुल नहीं होगी। मूल्यांकन में क्या होता है कि बच्चे की ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उससे रिलेटेड पहचान करना। ठीक है, नामांकित करना बिल्कुल गलत। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विभाजित नहीं कर सकते, निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, मूल्यांकन का देखिए प्राथमिक उद्देश्य जो होता है बच्चे की खूबियों और सीखने में आ रही समस्याओं तथा उनकी आवश्यकताओं को पहचान कर उसमें सुधार करना ही ठीक ना होगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखेंगे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों के संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की वह योजना ऑप्शन नंबर 1 है छात्र में प्रत्याहार निकास विवृत्तियाँ पैदा करेगी। देखिए विवृत्तियाँ पैदा नहीं करेगी, वहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है तर्क की बात है। ठीक ना, अस्थाई मदद दिया जा रहा है पाड़। ठीक ना, जिसको हम क्या बोलते हैं स्केप होल्डिंग। दूसरा करा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बिल्कुल गलत। अधिगम की प्रक्रिया अर्थहीन नहीं होगी। सी वाला कह रहा है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निप्रेक्षित करेगी, नहीं निष्पेक्षित नहीं करेंगी, ये जो बात तो बिल्कुल गलत है। डी कह रहा है अधिगम के लिए पहाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, ठीक है, सीखने में मदद करेगी। ठीक ना, प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का कथन क्या है, लैंगिक भेदभाव को कम करना, ये तो बिल्कुल गलत है, लैंगिक भेदभाव को तो बढ़ा रहा है। बी कर रहा है लैंगिक समानता को बढ़ाना, लैंगिक समानता नहीं बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है। लैंगिक जो समानता होता है उसको क्या कर रहा है, समानता की बात तो कर नहीं रहा है। अब भेदभाव तो बढ़ा ही रहा है, कम तो कर नहीं रहा है। लड़का लड़कियों में भेदभाव कर रहा है, समानता कहाँ कर रहा है।
तो ये भी गलत। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ये देखिए ये बात ठीक है, लैंगिक जो रूढ़िवादिता होती है उसको दर्शा रहा है, ठीक ना। इसका मतलब है कि जो कथन उका है वो समाज में चली आ रही पारंपरिक या और भेदभावपूर्ण जो सोच को दर्शा रहा है, ठीक ना। रोना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है बल्कि एक लैंगिक रूढ़िवादिता हो जाएगी, ठीक ना। लड़का नहीं रोता है क्या, वो भी तो रोता है ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन नंबर ए है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो ठीक है, प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए ज्ञान के लिए, ठीक है। विद्यार्थियों के उनके अकादमी अंकों के आधार पर, बिल्कुल गलत। उसकी जो प्रगतिशील शिक्षा है बाल केंद्रित होनी चाहिए, जहां बच्चों को स्वयं खोज करने के लिए ज्ञान का निर्माण भरपूर अवसर मिलना चाहिए, नहीं कि अंक के आधार पर कर लेना चाहिए, ठीक ना। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, नहीं। पाठ्यक्रम के साथ साथ बाहर की चीज़ें भी बताना चाहिए। और डी कह रहा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा जो शब्द है, तुलना, ये नेगेटिव है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डॉट डॉट चरण में दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रथागत, नहीं। बी है अमूर्त संक्रियात्मक, नहीं। प्रथा पूर्व, ये भी नहीं। प्रथागत, ये प्रथागत को दर्शा रहा है, ठीक ना। तो देखिए प्रथागत का मतलब होता है बच्चे का जो समाज में नियम, सामाजिक स्वीकृतियाँ और इच्छा या अच्छा लड़के या लड़कियाँ बनने की भावना से प्रेरित होकर निर्णय लिया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए टोटल हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है, तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।